चलिए जी, गुड आफ्टरनून। कल हमने स्टार्ट किया था गुडविल वाला। ठीक है, जिसके बारे में एक जल्दी से ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं कल वाली क्लास की। चैप्टर का नाम था गुडविल या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि बुक में हमारे पास ये इकट्ठा चैप्टर है, लेकिन टीएस गरेवाल में अलग अलग चैप्टर है। तो टीएस गरेवाल वाली बुक के हिसाब से देखें तो हमारा ये गुडविल वाला चैप्टर शुरू हो रहा है। डीके गोयल वाली के हिसाब से देखें ये दोनों चैप्टर इकट्ठे हैं, तो उसका फर्स्ट पार्ट गुडविल वाला स्टार्ट हुआ है। तो गुडविल होता क्या, हमने कल डिस्कस किया था। कल हमने डिस्कस किया था कि गुडविल वाला चैप्टर होता क्या है जी। जब हम अपने बिजनेस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जब हमने अपना पूरा बिजनेस बेचना होता है, तब हम पूरे बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं। क्या टेंजिबल आइटम्स की वैल्यू निकालते हैं या इनटेंजिबल आइटम्स की? इनटेंजिबल आइटम्स की। मन इधर आ जाओ यार। इनटेंजिबल आइटम्स की हम अपनी वैल्यू निकालते हैं कि अगर हमारा बिजनेस की जो पूरी रेपुटेशन है, पूरी ग्रोथ है, ठीक है, प्रॉफिट बेस्ड है, तो हमारी बिजनेस की क्या वैल्यू पड़ती है। उस वैल्यू पे अगर मार्केट में कोई बिजनेस खरीदा या बेचा जाता है तो उसी वैल्यू पे खरीदा जाएगा, उसको बोलते थे गुडविल। कल हमने एक ही केस देखा था कि गुडविल हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम बिजनेस को खरीद या बेच रहे हैं। तो बिजनेस की जो गुडविल है, बिजनेस की टोटल वैल्यूएशन है, वो सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं खरीदी बेच मतलब निकाली जाती कैलकुलेशन कि सिर्फ खरीदते और बेचते टाइम। पूरे बिजनेस को जब हम बेच रहे होते हैं, सिर्फ उसी टाइम नहीं बिजनेस की वैल्यू निकाली जाती, कई और केसेस होते हैं जब हमें बिजनेस की वैल्यू निकालनी पड़ती है। बिजनेस की वैल्यूएशन को ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस की गुडविल। कल हमने देखा था, मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया था, जो 2-3 महीने पुराना एग्जाम्पल था हमारे खुद के ऑफिस का, जहां पे बिजनेस की वैल्यूएशन मैं क्या डाल रहा था, 10-12 लाख। मेरा फ्रेंड कह रहा था 5-6 लाख। किसी और से पूछा, कोई कह रहा है 25 लाख, कोई कह रहा है 10,000। उसने तो मतलब हद ही कर दी, 10,000, है ना। तो लास्ट में बिजनेस की हमने वैल्यू निकाली, हमने कैसे निकाली, हमने किसी की बात नहीं मानी, हमने पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से निकाला। लेकिन पिछले साल का प्रॉफिट किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं। कहता पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट की बात करो। हाथ नीचे। हाँ, हाथ नीचे करो। पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा ट्रू प्रॉफिट बताया जाता है। अगर मैं पिछले साल का प्रॉफिट देखूं, याद है कल क्या था पिछले साल का प्रॉफिट? पिछले साल का प्रॉफिट था 6 लाख। उससे पिछले साल का प्रॉफिट था मेरे पास 1 लाख, और उससे पिछले साल का प्रॉफिट 8 लाख। कल हमने देखा था पिछले साल का प्रॉफिट था 6 लाख, उससे पिछले साल का 1 लाख, उससे पिछले साल का 8 लाख। तो किस प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालें? मैं तो हमेशा चाहूंगा जो सेलर है वो तो कहेगा यार 8 लाख के हिसाब से निकालो, बायर कहेगा 1 लाख के हिसाब से निकालो। तो हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, 3 सालों की एवरेज निकाल लो। तो जो 3 सालों का एवरेज होगा उसको हम मान लेंगे ये बिजनेस का नॉर्मली प्रॉफिट होता है। और सेलर और बायर राउंड द टेबल डील करते हैं आपस में, आमने सामने बैठ के, कि 5 लाख अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है तो कितने सालों के प्रॉफिट को आप गुडविल के तौर पे हमें देना चाहते हो, मतलब बिजनेस बेचना चाहते हो। तो क्या डीलिंग हुई थी कल? मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल मार्केट में 2 से 3 साल। ठीक है, जैसे 5 साल मेरा 1 साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो जो सामने वाला बायर है ना, जनरली मेरे को 2 से 3 साल का प्रॉफिट दे देता है गुडविल के बदले में। तो गुडविल का फॉर्मूला बन जाता है एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने कल आपको बहुत डिटेल में समझाया था। क्या होता था नंबर ऑफ ईयर परचेज? कि कितने सालों का प्रॉफिट सामने वाला बायर आपको देने के लिए रेडी है। मतलब अगर अगर वो 3 सालों का प्रॉफिट आपको देने के लिए रेडी है, हर साल का प्रॉफिट है 5 लाख, तो 3 सालों का हो गया 15 लाख। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो सामने वाला बायर है अगले आने वाले 3 साल में कुछ नहीं कमाएगा। सर ये कैसे? क्योंकि वो अगर हर 3 सालों में 5-5 लाख कमाएगा तो उसका 15 लाख रुपए पूरा कब होएगा, जो उसने सेलर को दिया बिजनेस खरीदते टाइम, 3 साल के बाद। तो मतलब एक तरह से 3 साल तक तो उसके गुडविल के पैसे रिकवर होंगे, उसके बाद वो पूरी जिंदगी एंजॉय करेगा अपने प्रॉफिट्स को। चीज समझ में आ गई? ये 15 लाख का मतलब क्या हो गया, जो बायर ने सेलर को 15 लाख रुपए दिए, हर साल अगर हम 5 लाख कमाते हैं, तो बायर ने जो 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो 3 साल तक तो उसके वही पैसे पूरे होंगे पहले, क्योंकि हर साल बिजनेस 5 लाख तो कमा ही लेगा। तो 3 साल तक उसका वो खर्चा पूरा हो गया जो उसने एक्स्ट्रा दिया था। उसके बाद वो बिजनेस उसका है, उसको कम करे ज्यादा करे, अब अगले सालों का सारा प्रॉफिट उसका है। सर जो अगले साल वो प्रॉफिट कमाएगा 5 लाख रुपए, वो भी वो सेलर को दे देगा? नहीं यार,
आप समझे नहीं। जब बिजनेस को खरीद रहे हैं उस टाइम पे 15 लाख दे दिए ना, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं, 15 लाख इस बंदे ने दे दिए। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस बंदे ने इसको 15 लाख रुपए दे दिए आज की डेट पे। अब तो बिजनेस इस बंदे का हो गया ना, ये वाले बायर का। अब बिजनेस इसका है, हर साल ये 5-5 लाख कमाएगा, मतलब उसकी रिकवरी हो रही है। सिर्फ एक कहने का मतलब है 15 लाख उसका 3 साल में वापस बाहर के बाहर आ जाएगा प्रॉफिट कमा के। उसके बाद जितना प्रॉफिट होगा सारा उसकी जेब में। जा तो ये 5 लाख, जा तो ये 5,000, 5 लाख भी उसकी जेब में ही रहे, लेकिन पहले एक बार के लिए 15 लाख पे भी तो कर ही चुका है ना। जैसे दुकानदार भी तो यही करते हैं, पहले सामान खरीद के पैसे दे चुके होते हैं, फिर वो सामान बेचते हैं और पैसा आ रहा होता है। पहले अपना वो कह देते हैं ना कि हाँ भाई अब पूरा हो गया जी, उसके बाद सारा का सारा प्रॉफिट। ये एक केस था जब हमने निकाला कि बिजनेस की वैल्यू हम कब कब निकालते हैं। पहला बिजनेस के सेल और परचेज के टाइम पे। ऐसे 4-5 और केसेस हैं जब बिजनेस की वैल्यूएशन निकालने की जरूरत पड़ती है। पहले सुन लो फिर इसके बाद लिखवाऊंगा एक और केस। सबसे पहला केस तो क्या था, सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे। सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे आपको सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे आपको बिजनेस की वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसी को बोलते हैं बिजनेस की गुडविल। यहां पे एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, यहां पे समझ लो है सेलर, यहां पे है बायर। सेलर अपना सामान बेच रहा है, अपनी दुकान बेच रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूं क्या है। जब ये अपना सामान बेच रहा है बायर को, तो इसकी दुकान में ना मशीनें पड़ी थी, मशीनरी 50 लाख की मशीन पड़ी थी, स्टॉक भी पड़ा था 10 लाख का, और साथ ही साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग भी उसी की थी। क्या था, बिल्डिंग भी मैं बेच रहा हूं, बिल्डिंग भी है मेरी 40 लाख की। टोटल देखना कितना हो गया, 1 करोड़, यानी कि 100 लाख रुपए। तो वैसे तो 100 लाख क्या है, 100 लाख तो टेंजिबल एसेट्स के बदले में है। ये बायर कह रहा है मेरे से 100 लाख ले लो, ये लो जी, 100 लाख नहीं 100 लाख, ठीक है। तो कह रहा है जी 100 लाख मेरे से ले लो, मतलब 1 करोड़ ले लो। लेकिन कह रहा है मेरा बिजनेस इतना पुराना है, सेलर बोल रहा है, कहता मेरा बिजनेस इतना पुराना है जिसको मैंने ग्रो करने में कितने साल लगा दिए, ठीक है। तो साथ में मैं टेंजिबल एसेट्स के पैसे तो लूंगा लूंगा, जो मशीनरी है, स्टॉक है, जो मेरी बिल्डिंग है, जो अंदर का सामान है, उसके पैसे तो ऑब्वियस है मैं लूंगा, आपको मिल रहा है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे लूंगा अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उसको बोला जाता है गुडविल के पैसे। तो 100 लाख रुपए वो प्लस 15 लाख गुडविल हमने निकाली थी, तो टोटल 115 लाख में ये बिजनेस बिक रहा है। बायर को 1 करोड़ का तो सामान मिल ही गया। अगर बायर उसी से ना लेता, बाहर मार्केट से लेता, तब भी तो उसको 1 करोड़ रुपए तो खर्चना ही पड़ता ना, मशीनरी लेने के लिए, बिल्डिंग लेने के लिए, स्टॉक लेने के लिए। साथ में उसने 15 लाख रुपए फालतू क्या के दिए हैं, उसको चला चलाया बिजनेस मिल गया। जब चला चलाया बिजनेस मिल गया, देखो जब आप बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं ना, पहले 2-3 सालों में तो पैसे भी कवर नहीं होते। ब्रेक इवन पॉइंट समझते हो, +1 में सीखा था, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? नहीं पढ़ा था +1 में कभी? ब्रेक इवन पॉइंट फिर +2 में आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है सिचुएशन वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब मैंने 10 रुपए का सामान लिया, 10 में बेच दिया, ना मेरे को घाटा हुआ ना मेरे को प्रॉफिट हुआ, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, BREA के ब्रेक इवन पॉइंट। क्या हो गया जी ब्रेक इवन पॉइंट? एट दैट पॉइंट या एट दैट रुपीज वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है जी। तो 1 करोड़ का सामान उसने कितने में बेचा सेलर ने? 1 करोड़ 15 लाख में। 1 करोड़ उसने अपनी प्रॉपर्टी के यानी कि टेंजिबल एसेट्स के पैसे लिए हैं बायर से, 15 लाख इनटेंजिबल एसेट्स के जो उसको चले चलाए बिजनेस में हेल्प होती है। देखो अगर कोई बंदा, किसी भी पर्सन के पास ना 2 चॉइस होती हैं, किसी भी पर्सन के पास 2 चॉइस होती हैं, या तो मैं किसी पुराने चलते हुए दुकानदार का बिजनेस खरीद लूं या सेम वैसा बिजनेस खरीद लूं। अगर मैं पुराने चले हुए बिजनेस का खरीदूंगा ना दुकानदार का, तो 1 करोड़ 15 लाख लगेंगे। अगर मैं उसके साथ नई दुकान खोल लूं तो 1 करोड़ लगेगा। बीइंग अ दुकानदार, बिजनेसमैन के हिसाब से सोचना, अब जो खरीदना चाहता है वो 1 करोड़ 15 लाख वाला बिजनेस खरीदेगा, चली चलाई दुकान, या 1 करोड़ वाली नई? क्योंकि चली चलाई दुकान में उसको ये फायदा है कि चल यार 15 लाख रुपए आज 15 लाख रुपए मेरे आज फालतू लग रहे हैं, लेकिन मेरी दुकान तो चल ही रही है, पहले ही दिन पे कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएगा, कस्टमर बने हुए हैं। लेकिन अगर मैंने 1 करोड़ लगा दिया
अगर मैंने 1 करोड़ लगा दिया, मैं मशीनरी भी नहीं लूंगा, कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी भी नहीं लेनी पड़ेंगी, एम्प्लॉइज भी रखने पड़ेंगे, स्टॉक कहां से मिलता है मुझे नहीं पता, सारे रिसर्च करनी पड़ेगी, और उसके बाद मेरे को बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी तो करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी रिस्क है कि नया कस्टमर क्या मेरी दुकान पे विश्वास करके मेरे पास आएगा या किसी और के पास जाएगा। एक बार के लिए तो आ जाएगा कि चल यार एक्सपेरिमेंट कर लें, जैसे राजपुरा में कोई नई दुकान खुलती है ना, खाने पीने वाली चाहे गारमेंट्स वाली, एक बार नई दुकान खुल जाए कहीं पे, पहले 2 महीने तो उस भाई साहब को इतना ऊपर चढ़ा दिया जाता है, बंदा खुश हो जाता है, ओहो बड़ा सही डिसीजन लिया कि मैंने तो राजपुरे में दुकान खोली। 2 महीने के बाद उसकी दुकान में कोई जाता ही नहीं है। कोई भी देख लेना मार्केट में, जब कोई नई दुकान खुलती है ना, 10 में से 9 दुकानें ऐसे ही होती हैं, पहले 1-2 महीने पूरा ऊपर चढ़ा देंगे, फिर नीचे। तो नई दुकान में रिस्क तो होगा ही होगा। तो नए बिजनेस को ब्रेक इवन तक आते आते भी 3 साल लग जाते हैं, पहले 3 साल तो वो घाटे में चल रहा होता है, 3-4 साल के बाद वो ब्रेक इवन पे पहुंचता है। ब्रेक इवन मतलब कि अभी मेरा खुद का पैसा पूरा हो रहा है, सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बाद जाके उसका बिजनेस शुरू होने लगता है। तो एक जो सियाना दुकानदार है ना, बनिया टाइप का, जिसको थोड़ी दुकानदारी की समझ है, वो कहेगा यार 15 लाख फालतू लग रहा है। एक बार टेंशन है कि 15 लाख रुपए फालतू देने हैं मेरे को, 15 लाख रुपया ज्यादा देने हैं, मतलब सामान मेरे को मिल रहा है 1 करोड़ का, पे करना पड़ रहा है 1 करोड़ 15 लाख, लेकिन इससे ना मेरे को एक तसल्ली है, पहले ही दिन जब मैं दुकान खरीदूंगा ना, मेरे कोई कस्टमर नहीं रुकेगा, पहले ही दिन कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, कहता है 1 करोड़ का सामान के पैसे लो, 15 लाख एक्स्ट्रा पैसे ले लो मेरे से। कौन बोल रहा है? बायर बोल रहा है कि 1 करोड़ सामान का पैसा ले लो टेंजिबल, 15 करोड़ मुझसे फालतू पैसा ले लो क्या का, इनटेंजिबल का। मतलब ये क्या का, चली चलाई दुकान का, इसको बोलते हैं गुडविल की वैल्यूएशन, इसको बोलते हैं कि गुडविल के पैसे। गुडविल के पैसे कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? किसको फायदा हुआ? सेलर, सेलर को, मतलब 15 लाख रुपए फालतू मिला। क्या ये सेलर के वैसे हक के पैसे नहीं है? सेलर भी तो पिछले कितने सालों से ये दुकान उसने खड़ी करी होगी, कहां कहां से सप्लायर ढूंढ के आया होगा जो सामान अच्छी क्वालिटी का और सस्ता देते होंगे, कहां कहां से उसने इंप्लॉइज ढूंढे होंगे जो अच्छे से काम करें। उसने भी तो पहले 2-3 साल लॉस कमाया होगा, अब जाके प्रॉफिट में है ना, पिछले कितने साल पुरानी दुकान होगी। इसलिए जो गुडविल के पैसे है ना, अगर आप वैसे किसी को बोल दो घर पे मम्मी को, अच्छा जी 15 लाख रुपए फालतू, वैसे किसी को बोल दो ना 100 वाले पैसे हमने 102 रुपए देने हैं, घर की जो मम्मियां होती है ना अपनी, पैसे फालतू देने हैं 2 रुपए, उससे 2 रुपए वापिस लियो 98 दे के आई हो। लेकिन जो एक दुकानदार बंदा होता है ना, कहता ले ले पैसे, दुकान चली चलाई मिल जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामने वाले सेलर की ये हक के पैसे हैं, इसको बोलते हैं गुडविल के पैसे। एक हमने गुडविल की कैलकुलेशन कहां पे सीखी है, जब हमने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदे या बेच रहे हैं। ये एक केस है जो कल से चला आ रहा था, यही केस समझाने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है, अगले केसेस तो 1-1 मिनट के हैं। कुछ और 4-5 केसेस है हमारे बुक्स में जब आपको गुडविल निकालनी पड़ती है, गुडविल निकालनी पड़ती है सिर्फ अपने आप। कल मैंने क्या बताया था, गुडविल का कोई एक फिक्स फॉर्मूला होता है कि सबके हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है, एरिया के हिसाब से अलग हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से अलग हो सकती है, कॉम्पिटिटर के हिसाब से अलग हो सकती है, बंदे का क्या प्रोडक्ट है उसके हिसाब से अलग हो सकती है। अब जैसे मैं आपको एक 2 ऑप्शन देता हूं, एक बंदा परफ्यूम्स बेचता है, परफ्यूम समझ रहे हो, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम, सेंट, एक बंदा वो बेचता है, एक बंदा दूध बेचता है। कौन सा काम जल्दी बिकता है? डेली नेसेसिटी है ना, तो प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। परफ्यूम्स वाली दुकान की, मतलब अगर मैं कहूं गुडविल कब निकलेगी, मौके पे, जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें हैं उनकी ज्यादा निकलती है। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? इसलिए गुडविल का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, गुडविल हम निकालते होते हैं। लेकिन जो गुडविल, अब इधर देखो, ये जब बिजनेस हम खरीद रहे हैं ना, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे बायर ने कितने पैसे दिए हैं? 1 लाख, 15 लाख। अब बायर की देखो, अगर मैं बायर की बुक्स में जर्नल एंट्री करूं, कोई जर्नल एंट्री करवा सकता है मेरे को? सर क्या ही बात कर रहे हो, बायर की बुक्स में जर्नल एंट्री, ओए होए होए। सेलर अकाउंट डेबिट, वो सेलर को ले रहा है, टू सेलर आएगा, ये ठीक है, टू सेलर भी नहीं आएगा। गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है यार, आपने गुड्स नहीं खरीदे कभी? परचेज अकाउंट डेबिट, तो वो देखो ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितने का आ रहा था मेरे पास? स्टॉक आ रहा था 10 लाख का, तो देखो क्या एंट्री करेगा, आप देख लेना, बायर वाली एंट्री, बायर करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, जो स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक के सामने हम क्या लिखते हैं? परचेज।
जितने की मशीन खरीदी, मशीन कितने की थी सर? हमें क्या याद, 5 मिनट पुरानी चीज हमें याद होगी? 50 लाख। मशीनरी 50 लाख। बिल्डिंग कितने की होगी? एक लाइन छोड़ रहा हूं, टू कैश, कैश या बैंक। मैंने पैसे कितने दिए? 115 लाख। अभी देखो डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच हो रहे हैं क्या? बराबर नहीं है ना। मैंने और क्या खरीदा? एक गुडविल भी मैंने खरीदी है। बायर कह रहा है, बायर कहता मैंने 15 लाख एक्स्ट्रा पे किए हैं ना आपको। गुरकिरत इधर, बायर कह रहा है मैंने 15 लाख रुपए फालतू सच में पे किए हैं, मैंने 115 लाख रुपए दिया है। तो गुडविल भी मेरी एसेट है। कौन सी एसेट? इंटेंजिबल। तो गुडविल को भी वो रिकॉर्ड करेगा ऐसे लिख के, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल भी मेरी एसेट है। जैसे मशीनरी मेरी एसेट होती है, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सारी मेरी एसेट्स है ना, जिसको मैं देख सक रहा हूं। गुडविल भी मेरी एसेट है। हर वो चीज एसेट है जो आपके बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होती है, यूजफुल होती है। एसेट की एक डेफिनेशन ये होती है कि एक तो जो मेरे पोजेशन में है, जैसे मेरा एसी, मेरा फर्नीचर, मेरी प्लांट, मेरी कार, ये तो एसेट है ही है। हर वो चीज भी एसेट होती है जो मेरे बिजनेस की मतलब इनकम जनरेट करवाने के लिए यूजफुल होती है। तो गुडविल, ये 15 लाख मेरी इनकम जनरेट करवाने के लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल है। इसी 15 लाख की वजह से मेरे को चला चलाया बिजनेस मिल गया, उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट होगा, मेरी इनकम होगी। तो गुडविल क्या है मेरी? कौन सी एसेट? क्या इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करेंगे जी। जब मैंने पैसे दिए हैं उसको खरीदने के लिए तो उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। जब मैंने उसको जर्नल एंट्री कर दी, इसका मतलब है मैंने रिकॉर्ड कर लिया। नरेशन बनेगी बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग बिजनेस परचेज। क्या आपको ये एंट्री समझ में आ रही है? देखना क्या क्या डेबिट की है। परचेज, परचेज क्यों लिखा है? मतलब जो आपका, जो आपकी गुड्स होंगी यानी स्टॉक होगा, उसको परचेज लिखते हैं अकाउंट्स में, उसको स्टॉक नहीं लिखते, उसको परचेज लिख देते हैं। और जो जो खरीदा उसको डेबिट कर दो। क्या बायर ने, अब ध्यान से सुन लेना, क्या बायर ने गुडविल रिकॉर्ड की है? देखना स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि उसने गुडविल परचेज की थी, उसके लिए एसेट है। अब सोचो एक ऐसी कंडीशन में अब दोबारा लेके जा रहा हूं, सोचो कि यहां पे खरीद बेच चल ही नहीं रहा। सेलर जो था ना, अनेजा स्वीट्स वाला जो सेलर था, उसने ना वैसे ही कैलकुलेट करनी चाहिए। कहता मैं अगर वैसे ही मेरा मन कर रहा है, उसने देखा साथ वाले बिजनेस बिक रहे हैं, किसी के कम गुडविल पे, किसी के ज्यादा गुडविल पे, तो कई बार होता नहीं है चल मैं भी ट्राई करूं। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ना वेट वाली मशीन लगा दूं ना, गुरु कह रहे चल यार वेट तो देखे कितना है, उसको देख के कोई और चल मैं भी तोल लूं, है ना। चाहे करना कुछ नहीं है लेकिन चल एक बार वैसे करके देख ले। कई ना कई चीजें होती हैं ऐसी, तो चल यार एक बार करके देख लो। 4 जने लूडो खेल रहे हैं या कैरम बोर्ड खेल रहे हैं ना, तो 1 मिनट यार एक बार खेलने दे। गली के बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, ओ यार 2-3 बॉल्स खेलने दे, क्यों करना कुछ, ओ वैसे खेलने दे यार बस। ऐसे ही ना ये जो सेलर है ना, वो कह रहा है यार आसपास बहुत दुकानें बिक रही हैं, हर कोई अपनी अपनी गुडविल निकाल रहा है, किसी की गुडविल 40 लाख निकल रही है, किसी की 2 लाख। अनेजा स्वीट्स वाले ने दुकान बेचनी नहीं है, कहता चल वैसे ही मैं कैलकुलेट करके तो देखूं, किसी एक्सपर्टाइज को, किसी एक्सपर्ट को बुला के, कि अगर मैं ये बिजनेस बेचना चाहता, बेच नहीं रहा, मैंने क्या बोला है? अगर मैं बेचना चाहता, मतलब मेरी विश है कि अगर मैं देखूं, सिर्फ कैलकुलेट करना चाहूं, तो मेरे बिजनेस की क्या गुडविल निकलेगी। तो ये सारा चीजें उसने निकाली, कैलकुलेशन करी। कहता 50 लाख की मेरे पास मशीन है, 10 लाख की मेरे पास स्टॉक है, 40 लाख की बिल्डिंग है, तो मेरा बिजनेस की टोटल वैल्यू है 1 करोड़। और अगर मैं इसको बेचूंगा तो ये 15 लाख एक्स्ट्रा में बिक जाएगा, मतलब कि 115 लाख का। क्या ये बेच रहा है? नहीं, ये सच में बेच नहीं रहा, ये सिर्फ अपने संतुष्टि के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बस कैलकुलेट करना चाह रहा है। तो जब आपने गुडविल सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कैलकुलेट करनी है ना, तो ऐसी गुडविल को कभी रिकॉर्ड नहीं करना अपनी बुक्स में, सिर्फ कैलकुलेट, रफली कैलकुलेट करके देख लेना है, चाहे 15 लाख निकले चाहे 25 लाख। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब जो मैंने अपने पर्पस के लिए सिर्फ कैलकुलेट किया है, ये देखने के लिए कि आज की डेट में मार्केट में मेरे बिजनेस की क्या वैल्यू पड़ती है। कई बार घर वाले बोलते हैं ना, हाँ जी अपना किला किन्ने दा है, हाँ जी अपना घर किन्ने दा है, हाँ जी अपनी दुकान की वैल्यू क्या है, कि हम बेच रहे हैं? हम बेच नहीं रहे। अब जैसे हमारी दुकान जो है, हमारी दुकान आप लोगों ने देखी हुई है, मेन लक्कड़ मंडी में है, ठीक है, मार्केट में। हमारी दुकान जो हमने जब खरीदी थी आज से कुछ 45 साल पहले, 1960s वाले टाइम पे, जब मेरे दादाजी ने वो वाली शॉप खरीदी थी, कुछ लगभग 12-1 हजार की दुकान खरीदी थी 1965-66 वाले टाइम पे।
आज इसकी वैल्यू जो बिकती है वो 1 करोड़ की बिकती है या 80-90 लाख की। सिर्फ मैंने वैल्यूएशन निकाल ली है कि मेरे बिजनेस की क्या वैल्यू, मेरी दुकान की क्या वैल्यू पड़ रही है। अब ये थोड़ी है मतलब कि 1 करोड़ रुपया, अब इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ की मेरे घर की या दुकान की वैल्यू पड़ रही है कि ये 1 करोड़ रुपया मेरे क्या बैंक में पड़ा है? गुरकिरत विच ना बोल, क्या ये 1 करोड़ रुपया मेरे बैंक में पड़ा है? नहीं पड़ा। सिर्फ मैंने क्या निकाली, हाइपोथेटिकली, मतलब एक मार्केट के हिसाब से मैंने वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही जो दुकानदार अपने बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं ना, गुडविल की वैल्यू, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड वैल्यू, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी अपनी अकाउंट्स में, बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करना। कहीं आप कहो गुडविल अकाउंट डेबिट, बायर ने यहां पे क्या किया था, बायर ने तो यहां पे ये किया था ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। देखना यहां पे इस एंट्री में, परचेज अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश ना। अगर मैं अलग अलग एंट्री करता तो क्या करता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। बायर ने तो गुडविल को लिखा है, क्यों? क्योंकि उसने सच में गुडविल को खरीदा था। जब मैं सच में नहीं खरीद बेच रहा ना, सिर्फ सेल्फ जनरेट कर रहा हूं, सेल्फ जनरेट मतलब एक वैल्यू पता करना चाहता हूं अपने लिए, अगर कल को जरूरत पड़े, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। अगर फिर भी रिकॉर्ड करना है तो मैं एंट्री क्या करूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। अब मैं 2 में क्या लिखूं, अगर मैं 2 में कैश लिखता हूं, उसका मतलब तो ये होता है कि मैंने पैसा पे किया है। क्या मैंने पैसा पे किया है यहाँ पे? नहीं, मैंने तो सिर्फ निकाल लिया मार्केट के हिसाब से। तो 2 में मैं क्या करूंगा, टू इमेजिन, टू सेल्फ जनरेटेड, कोई बना नहीं ना। इसलिए हमारे अकाउंटिंग के रूल्स ने बोला है, ये पेपर का क्वेश्चन है, कम से कम पिछले 10 साल में 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जो भी मैंने आपको पिछले 5 मिनट से समझा रहा हूं। किसी भी चीज पे टाइम लगा रहा हूं ना, मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बांटनी है, साथ साथ एग्जाम की चीजें भी बता रहा हूं। पेपर में पिछले 10 अटेम्प्ट में कम से कम 4 बार आ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो है जो आप अपने बिजनेस की वैल्यू निकाल रहे हो सिर्फ अपने पर्पस के लिए, और परचेज गुडविल क्या है, जो आप सच में सेलर से खरीद रहे हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, कौन से गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज गुडविल को रिकॉर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमने एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि हमने सच में खरीदी है। सेल्फ जनरेटेड को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, क्योंकि एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ उसको गैस की है। क्या उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? हो सकती है। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक क्वेश्चन ये आता है ट्रू एंड फॉल्स में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये आपको एग्जाम की तैयारी करवा दी मैंने, और उम्मीद है पिछली बार आया नहीं था शायद, टर्म 1 में मेरे को याद नहीं आया था कि नहीं आया था, अगली बार फिर से आने के चांसेस है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल, रीजन मैंने आपको बता दिए। अब हमारा केस नंबर 1 खत्म हुआ है। गुडविल की वैल्यूएशन हम कब करते हैं? एक केस हमारा हो गया जब बिजनेस को सेल या परचेज करते हैं। इस चैप्टर का मोटा मोटा टॉपिक समझाने वाला खत्म हो चुका है। मोटा मोटा टॉपिक मतलब 70-80% जो समझाने वाला है। फॉर्मूले, क्वेश्चंस वगैरह अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी आज हम शुरू करेंगे। अब अगला केस सुनो जी, कब बिजनेस की गुडविल निकाली जाती है। सबसे पहला केस क्या बताया था? सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे बिजनेस की वैल्यू निकाली जाती है। बिजनेस की वैल्यू को क्या बोलते हैं? बिजनेस की गुडविल। कल हमने देखा था जब मेरे को सामने से जवाब मिले थे, रेपुटेशन। रेपुटेशन में वही बिजनेस की ग्रोथ। तो केस नंबर 1 ये हुआ था। केस नंबर अब 2 सुनो, ये बिल्कुल ही आपकी मतलब पिक्चर ही चेंज कर देगा। केस 1 में कहां पे लेके चल रहा था, केस 2, 3, 4, 5, ये आपकी पिक्चर ही चेंज कर देंगे। अभी जो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, सोल प्रोप्राइटर का पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप का? सोल प्रोप्राइटर का कब पढ़ा था? अच्छा जी, पार्टनरशिप के कितने चैप्टर आने वाले हैं? कम से कम 4 या 5। पार्टनरशिप के बाद क्या आएगा? कंपनी। तो पार्टनरशिप के केस में, हमारी तो पार्टनरशिप चल रही है ना। ठीक है, पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में सुनो, गुडविल कब निकालनी पड़ती है। 2 जने थे, ए और बी पार्टनर, सी आ गया, इसका मतलब होता है सी की बिजनेस में एडमिशन हो गई। पुराने पार्टनर्स कितने थे? ए और बी कितने थे? हाथ नीचे। कितने पार्टनर थे पहले? हाथ नीचे। पहले कितने पार्टनर थे? 2। एक नए पार्टनर ने एडमिशन लिया, टोटल पार्टनर्स कितने हो गए? अब ध्यान से देखना,
पता चल जाएगा किसको कल वाला टॉपिक या आज वाला टॉपिक समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आप एज अ स्टूडेंट बन के सोचोगे तब आपसे जवाब नहीं दिए जाएंगे। आपने एज अ बिजनेसमैन मतलब आपने ये सोचना है, ठीक है, एज अ पार्टनर। कौन से पार्टनर बन के सोचना है? ए और बी, पुराने। अपने आप को सोचो कि हम पुराने पार्टनर्स हैं जो पिछले 15 या 20 सालों से दुकानदारी चला रहे हैं। हमने कितना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में? 40 लाख और 40 लाख। ए ने, बी ने 40 लाख 40 लाख। सी कह रहा है मेरे को भी अपनी बिजनेस में हिस्सा दे दो। तो सी से आप कितने पैसे डिमांड करोगे कि हमने 40-40 लाख लगाए हुए हैं, तू भी तो 40 लाख लेके आएगा ना, तभी तो पार्टनर बनेगा। कहता ठीक है जी मैं 40 लाख लेके आ जाऊंगा। सी ने 40 लाख का चेक पकड़ा दिया। बिजनेस में कभी भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होती, हमेशा चेक के थ्रू या बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू होती हैं। इसने 40 लाख पकड़ा दिया। ये आने ही लगा दुकान में, कहता रुको जरा, 40 लाख हमने भी लगाया हुआ है, 40 लाख तुमने भी लगाया हुआ है। कहता ठीक है, तो बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं है, बैलेंस बराबर हो गया ना। कहते अब से जो दुकान का प्रॉफिट होगा, अब ध्यान से देखना, हमारी दुकान का जो प्रॉफिट होता है ना हर साल, वो होता है 12 लाख रुपए। पहले हमें कितना कितना मिलता था प्रॉफिट? समझ लो आने वाले साल में भी सिर्फ 12 लाख ही होने वाला है, तो आने वाले साल में कितना कितना मिलेगा? पहले कितना कितना मिलता था, अब 4 लाख 4 लाख, और नए वाले पार्टनर को भी। इसमें किसके साथ नाइंसाफी हो रही है? क्यों? उनको 6-6 लाख, उनको बिजनेस के 12 लाख रुपए प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए सालों लग गए, और वो पहले ही झटके में 40 लाख उसने भी लगाए या 40 इसने भी। उसको 12 लाख का प्रॉफिट एंजॉय करने के लिए कितने साल लगे? 15 साल 20 साल, जब से दुकान चल रही है, और ये आया पहले ही साल में 4 लाख का प्रॉफिट। नाइंसाफी है ना? कौन इस केस में खुश हो रहा होगा? अगर ऐसे बिजनेस हो ना, हर कोई बंदा, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हर किसी की दुकान में पैसा लगा दे। अच्छा तेरी कैपिटल इतनी है, इसी कैपिटल के हिसाब से ले मेरी कैपिटल लगा दे, अगले साल जो भी प्रॉफिट होगा तीनों बांट लेंगे। ए और बी अगर 20 साल से 15 साल से दुकानदारी कर रहे हैं तो बिजनेस की समझ उनको भी होगी। क्या वो 40 लाख में सी को एंट्री करने देंगे? वो कहेंगे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेके आ। किस बात के? गुडविल के। कौन सी गुडविल? कि तू आके पहले ही साल में प्रॉफिट एंजॉय करने लग जाएगा, जिसको एंजॉय करने के लिए हमें 10-15 साल लग गए। तो कह रहा है 40 लाख तो तुम मुझे दोगे ही दोगे, 40 लाख तो तुम मुझे दोगे ही दोगे, कुछ और एक्स्ट्रा पैसे दोगे गुडविल के। कहते कितने? तो सी कह रहा है मैं 2 लाख दूंगा। ए और बी कह रहे हैं नहीं जी नहीं, 15 लाख। कल वाली बात पे आ गए ना, सी कुछ और गुडविल की कैलकुलेशन कर रहा है, ए और बी कुछ और। तो तीनों क्या करेंगे? आपस में किसी कॉमन पॉइंट पे पहुंचेंगे। कहते चल आप ऐसे करो, बिजनेस के प्रॉफिट दिखाओ मुझे, मैं अपने सीए से ना बिजनेस की वैल्यूएशन निकाल के आता हूं। ए बी अपने सीए से वैल्यूएशन करवाएंगे, सी अपने सीए से। फिर कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक पॉइंट पे एग्री कर जाएंगे। जब अब आप दुकान, किसी भी दुकान से कपड़े लेने जाते हो, किसी दुकानदार ने बोला 550 का, आप कितने का लेके आते हो? 550 वाला। कोई 400 का, कोई 450 का। जो पिंड वाले शरीफ लोग होते हैं ना, वो तो कहते हैं 500। ने पिंड वाले ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करते, वो कहते हैं यार ज्यादा वो ना करो, शहरी लोग ज्यादा वो करते हैं किटपिट, ठीक है। वो दुकानदार 550 बोलता ही तभी है कि वो 500 दे जाए। कहीं ना कहीं आप सामान खरीद के आते हो ना, हमेशा तो नहीं है ना कि जिंदगी भर आज तक आप लोग बार्गेनिंग ही करते रह गए, किसी दुकान पे सामान लेके नहीं आए। किसी एक प्राइस पे सेलर और बायर आपस में सेटल करते हैं ना, चाहे 450 पे करे, चाहे 400 पे, चाहे 500 पे। तो ऐसे ही पहले सी और ए बी ने क्या बोला? पहले पूरे बिजनेस की गुडविल निकालो। पहले गुडविल किसकी निकलेगी? पूरे बिजनेस की। पूरे बिजनेस की गुडविल निकाली, जो निकली 30 लाख रुपए। ये पूरे बिजनेस की गुडविल है, याद रखना। सी को आप कितना हिस्सा दे रहे हो? 1/3, क्योंकि ए और बी दो पार्टनर्स थे, अब सी भी आ गया, तो रेशियो क्या बन जाएगी? 1:1:1। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? पहले कितने पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो क्या थी? 1:1। अब अगर सी आ रहा है, सी भी तो 40 लाख लेके आ रहा है, मतलब उसको इक्वल शेयर दे रहे हो, तो रेशियो क्या बन गई? ए बी सी की 1:1:1। पूरे बिजनेस की गुडविल है 30 लाख। सी कहेगा फिर मैं तो अपने हिस्से की लेके आऊंगा ना। कहते बात तो ठीक है। अब सी अगर 30 लाख रुपए लेके आएगा तो वो ना इंसाफी हो जाएगी। पहले गुडविल किसकी निकालेंगे? पूरे बिजनेस की। जो एबीसी की पूरे बिजनेस की गुडविल है वो निकालेंगे। गुडविल है 30 लाख।
सी कह रहा है या तो अगर मेरे को पूरे के पूरी बिजनेस बेच दो, पूरा बिजनेस बेचोगे तो 30 लाख रुपए ले लो मुझसे। जो हमने केस 1 अभी पिछले कल से शुरू किया हुआ है वो तो यही था ना, पूरे बिजनेस की वैल्यू थी 30 लाख। कह रहा है 100 लाख का मुझसे सामान ले लो, जो वो 100 लाख 1 करोड़ तो मैं दूंगा, 30 लाख और ले लो। अभी बिजनेस में मेरे को कितना हिस्सा मिल रहा है, पूरा या 1/3? तो गुडविल पूरी दूंगा या 1/3? कितनी निकलेगी? 10 लाख। तो सी कह रहा है कि 40 लाख रुपए आप मेरे से कैपिटल के ले लो, जो आपने लगाए हैं वो मैंने भी, 10 लाख रुपए मेरे से क्या के ले लो, गुडविल के। तो सी टोटल कितने पैसे लेके आ रहा है? 40 लाख तो बिजनेस में लगा दिया जाएगा, 10 लाख किसको मिलेंगे? ए और बी को, 5-5 लाख बांट लेंगे। अगर बाय चांस ए और बी की रेशियो हुई 3:1 तो 10 लाख को 3:1 में बांट देंगे, मतलब जो रेशियो होगी ना उसी रेशियो में आप बांट देंगे। आ गया समझ? तो दूसरा क्वेश्चन कब है कि गुडविल और कब निकाली जाती है? पहला कब था? सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे। दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे, क्योंकि जब एडमिशन होगी पार्टनर की वो कैपिटल के पैसे तो लेके आएगा, साथ साथ गुडविल के पैसे भी लेके आएगा। गुडविल के पैसे पूरी बिजनेस की गुडविल के लेके आएगा या सिर्फ अपने हिस्से के? पूरे बिजनेस की गुडविल कितनी निकली थी? उसके हिस्से की कितनी निकली? टोटल बिजनेस में कितने पैसे लेके आया? बिजनेस एंट्री करेगा 50 लाख से, कैश अकाउंट डेबिट। अब बिजनेस के हिसाब से एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट 50 लाख, इसमें से कैपिटल के पैसे कितने थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 40 लाख, बाकी 10 लाख क्या के थे? 10 लाख गुडविल के। आई चीज समझ में? बिजनेस में तो 50 लाख आ गया, फिर ये 10 लाख, ये 10 लाख रुपए हम किसको बांट देंगे? इस गुडविल को कैंसिल कर देगा बिजनेस। पहली ट्रांजैक्शन ये करेगा, दूसरी ये कह रहा है गुडविल अकाउंट डेबिट किस किस को देनी है? 5 लाख ए को दिया, 5 लाख बी को। ए और बी को अगर गुडविल के 5 लाख मिल रहे हैं, ए और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट दोबारा से आ गया। जब किसी की कैपिटल बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी कैपिटल डेबिट होती है या क्रेडिट? तो ए और बी क्रेडिट हो गई। आपको चीज समझ में आई? हर चैप्टर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, +2 +1 के साथ जुड़ी हुई है। कैसे? गुडविल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्रीज है ना। क्या +2 में जर्नल एंट्री का कोई अलग चैप्टर है? नहीं है, +1 के साथ चल रही है। क्या इस वाले चैप्टर में मैंने ए और बी को क्रेडिट किया है? क्या अब सिखाया मैंने? नहीं, पिछले चैप्टर में सिखा दिया था। जिस पार्टनर को पैसे मिलेंगे उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो। दो केस कब कब गुडविल निकाली है? सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे, एडमिशन। तीसरा केस, अब उनकी कैपिटल 45 लाख हो जाएगी बढ़ के, तो फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 45 लाख पे मांगेंगे। मनन कह रहा है सर समझ आ रहा है, आगे चलो। तीसरा केस, रिटायरमेंट के टाइम पे। सर रिटायरमेंट के टाइम पे मतलब पहले पार्टनर्स थे ए बी सी और डी, इसमें से बी कह रहा है मैं रिटायर हो रहा हूं, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत दुकानदारी कर ली, बेटा बेटी चले गए कनाडा, अब वहीं पे जाके रहेंगे, यहाँ की सारी संपत्तियां बेच के, दुकानदारी सारी छोड़ के कनाडा बैठेंगे, वहीं पे लोन में बैठ के फिर अपन न्यूज़पेपर पढ़ा करेंगे और बात करेंगे, ओ यार पंजाब कैसा है, ओ यार इंडिया कैसा है। बी ये कह रहा है, बी कह रहा है हिसाब लगाओ। बी कह रहा है अपनी बिजनेस को, बिजनेस का नाम क्या है? ABCD, कह रहा है हिसाब निकालो, मेरे जो जो पैसे हैं मेरे को दे दो। तो देखा बी के पैसे क्या थे? बी ने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई थी 60 लाख रुपए। बी ने फिर देखा, कहता मेरे और भी कई तरह के पैसे हैं बिजनेस में, अगर हमने कोई पैसा रखा हुआ है, याद है ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता था कोई पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है। अब फ्यूचर के लिए पैसा बचा के रखा हुआ है तो चार होगा, कहते कोई भी पैसा है सारा हिसाब लगाओ मेरे को दे दो। कहते ये लो जी 60 लाख बन रहा है टोटल। कौन बोल रहा है? ए सी और डी, मतलब बिजनेस किसको बोल रहा है? बी को। कहता सिर्फ 60 लाख नहीं लेके जाऊंगा। बोलो क्यों? कहता बिजनेस को डेवलप करने में चारों ने हिस्सा डाला था ना। अब अगर आज आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करो, हमारे पास जो प्रॉफिट होता था, समझ लो हर साल 40,000 का प्रॉफिट होता था। 40,000 का प्रॉफिट था, कितने जनों में बंटता था? कितना कितना? कहते बिजनेस आगे भी 40,000 ही प्रॉफिट कमाएगा, अब कितने जनों में बटेगा? 3 में, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया, बी तो दुकानदारी छोड़ के जा रहा है अपने पैसे लेके, तो उनको कितना पैसा मिलेगा हर साल? 13,000 कुछ है ना, 13,000 समथिंग रुपीज मिलेंगे। कहते हैं अब तुम हर साल थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय करोगे। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, उसके हिस्से का गेन किसको मिलेगा? जो बच जाएंगे। कह रहा है फिर बदले में मेरे को कुछ गुडविल के पैसे चाहिए, तो फिर से बिजनेस की गुडविल निकाली जाएगी, जो उसका हिस्सा है 1/4 वो उसको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो बना 7 लाख,
तो इसको 67 लाख रुपीस दिए जाएंगे। क्या जो बी को रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल के पैसे मिल रहे हैं, क्या फालतू मिल रहे हैं कि उसका हक था? जब आप एडमिशन वाले पार्टनर से फालतू पैसे लेते हो तो रिटायरमेंट वाले पार्टनर को भी पैसे फालतू देने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट लॉजिकल है बिल्कुल। मार्केट में जब ऐसी चीजें आती है ना तो ये सब चीजें बनती होती हैं। 3 केस हो गए, पहला, दूसरा एडमिशन, तीसरा, चौथा रिटायरमेंट के बिल्कुल साथ होता है डेथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसको उसके ये वाले पैसे तो वापस देने ही है, उसको गुडविल के पैसे भी देंगे। सर पार्टनर की डेथ हो गई मतलब तीनों पार्टनर को भी मरना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा उसके पैसे देने के लिए, उनके घर वालों को देना पड़ेगा। उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर बोला जाता है, या बोला जाता है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है जैसे पिता की मृत्यु के बाद, हाँ नॉमिनी, जैसे पिता की मृत्यु के बाद क्या होता है जी, वसीयत ना, वसीयत या विल के अकॉर्डिंग उसके फैमिली को या उसके बच्चों को दे दिया जाता है ना, ऐसे उसके पैसे। तो जो भी उसके पैसे बचते हैं, सर सांस आ गई मतलब उसको पैसे देने के लिए हमें नहीं मरना पड़ेगा, है ना, हमें नहीं ऊपर जाना उसके पैसे देने, जो नीचे है ना उसके खानदान रिश्तेदार उसको दे देंगे। तो वो भी एग्जीक्यूटर स्मार्ट है, वो कह रहा है 60 लाख तो ये वो दे रहे हो ना जो उसने पहले लगाए हुए थे, उसने बिजनेस को खड़ा करने में, बिजनेस डेवलप करने में बड़ी मेहनत की है, तो उसको उसके गुडविल के पैसे भी दो। एक और केस खतरनाक, आखिरी पांचवा, अब यहां पे ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, कोई बिजनेस नहीं बेचा जा रहा, किसी की मृत्यु नहीं हो रही, फिर भी बिजनेस की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, अब 3 पार्टनर्स थे, सोरू, नोरू, तोरू। इन्होंने बिजनेस में ना ओल्ड रेशियो लगा के रखी हुई थी 3:1। इन्होंने बोला यार कब तक भेदभाव चलेगा, 3:2:1 कहीं भेदभाव दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कहते यार एक काम करते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं, ठीक है, न्यू रेशियो निकालते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस केस में ना किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होएगा। कैसे? इसको निकालते कैसे हैं? इसमें ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। मतलब पहले देखो पहला पार्टनर कौन है? सोरू। सोरू को पहले कितना पैसा मिल रहा था? 3/6। किसी को पता लगा 3/6 कैसे आया है? ओल्ड रेशियो 3/6। उसको न्यू रेशियो कितना मिल रहा है? इसको कट करके देखना क्या बनता है। 3/18 यानी कि 1/6। इसका मतलब ये है कि सोरू ने ना अपना हिस्सा कुछ सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है ओल्ड माइनस न्यू। अगर मैं अपने ओल्ड में से न्यू हिस्सा माइनस कर दूं, मतलब मेरे को पहले मिल रहे थे 3 हिस्से, अब मिल रहा है 1 हिस्सा, तो ऑब्वियस है मेरे लिए लॉस है ना। तो जब भी क्वेश्चन में या मार्केट में या पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है ना, किसी को हिस्सा और किसी को प्रॉफिट होगा किसी को नुकसान होगा। कल को अगर प्रॉफिट बनता है, इसको मैं, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, ये तो हम बाद में देख ही लेंगे, इसको मैं आपको फिर से सिंपल तरीके से बताता हूं। बिजनेस का प्रॉफिट होता था 60,000। 60,000 को ना ओल्ड के हिसाब से बांटना, सोरू को, मोरू को, तोरू को कितना कितना मिलेगा? सोरू को मिलेगा 60,000 इंटू 3/6। ओल्ड रेशियो देखना यही है ना, 3:1। तो सोरू को मिलेगा 60,000, इसका 3/6 30,000। अब सोरू का न्यू हिस्सा निकालना। प्रॉफिट बिजनेस 60,000 ही कमाता है, अब उसकी रेशियो है 1:1:1। कितना हो गया? 1/3। क्या सोरू ऐसी किसी रेशियो के लिए एग्री करना चाहेगा? पहले सोरू कितने पैसे कमाता था? अब 20,000। लेकिन फिर भी ये आपस में एग्री हो रहे हैं, मतलब सोरू को क्या हुआ? सैक्रिफाइस। यहां पे हमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया था ना, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो उसको टोटल जो लॉस हुआ था ना वो इतने हिस्से का हुआ था, 1/6। 1/6 अपने आप में हिस्सा होता है। अगर उस हिस्से को मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं तो वो कितने का लॉस आ रहा है? 10,000 का। कितने का सैक्रिफाइस कर रहा है वो कह रहा है अच्छा भला मैं 30,000, अच्छा भला मैं 30,000 कमाता था, अब आने वाले सालों में 20,000 कमाऊंगा। 10,000 का लॉस हुआ है ना, उस लॉस को हिस्से को बोलते हैं 1/6। मतलब उसको अपने आप में 1/6 का लॉस हुआ है।
अगर उस लॉस की कीमत निकालना चाहोगे वो निकलती है 10,000। ऐसे ही बी का देखो क्या बनता है, 60,000 था, उसको ओल्ड के हिसाब से कितना मिलता है, 60,000 इंटू रेशियो थी 3:1, किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा ये, उसको न्यू के हिसाब से कितना मिलता है, न्यू के हिसाब से तो तीनों को ही 20,000 मिल रहा है, ये तो ब्रेक इवन पे पहुंच गया, कहता नो सैक्रिफाइस नो गेन। तोरू का निकालते हैं, ओल्ड में उसको कितना मिलता था, इंटू कितना हो गया, न्यू में उसको कितना मिल रहा है, मतलब 10,000 का इसको क्या हुआ है, इसको हुआ है गेन यानी कि प्रॉफिट। तो यहां पे आपको नेट इफेक्ट पता चल गया, यानी आपका क्वेश्चन ठीक है। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट पे, ये कह रहा है यार अपने को तो लेना ही नहीं, ठीक है, जितना अपना हिस्सा पहले था उतना ही अब है। इसको 10,000 का सैक्रिफाइस हुआ है, इसको 10,000 का गेन हुआ है, तभी तो क्वेश्चन बराबर हुआ है। तो इस केस में मेरे को बताओ, ये तो वो है प्रॉफिट जो हर साल ऐसा होगा, लेकिन हम तो आज डिसीजन ले रहे हैं ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें कि ना करें। तीनों पार्टनर में गुडविल की वैल्यूएशन निकाली जाएगी, कौन किसको पैसे देगा। यहां पे जो पैसे देगा ना, देखो ये तो मैंने आपको केस समझाया है फ्यूचर का, ये तो मैंने आपको केस समझाया फ्यूचर का जब प्रॉफिट में हेर फेर होएगा। लेकिन आज की डेट में बताओ, आज की डेट में इन्होंने भी निकाला, इन्होंने ये रेशियो निकाल ली, पहले वाला पार्टनर बोल रहा है फर्स्ट वाला, और ये है थर्ड वाला पार्टनर। फर्स्ट वाला पार्टनर बोल रहा है देख भाई मेरे को हर साल बिजनेस में 10,000 का घाटा होने वाला है। कौन बोल रहा है, पहला पार्टनर तीसरे को, मेरे को हर साल बिजनेस में घाटा होने वाला है, तेरे को फायदा होने वाला है, तो बदले में आज मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे लूंगा गुडविल के। तो पैसे कौन देगा, तीसरे वाला। कितने पैसे देगा, जो आपस में सेटलमेंट करेंगे। क्या गुडविल का फिक्स फॉर्मूला होता है, तो आपस में सेटलमेंट हुई, कहता चल 80,000 रुपए ले ले। आज की डेट में हर साल जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो इसको होता रहेगा। तो गुडविल के पैसे कौन देता है, गेनिंग पार्टनर देता है सैक्रिफाइसिंग को। तीसरे वाले को गेन हुआ था ना, इसको सैक्रिफाइस हुआ था, तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को स्टार्टिंग में गुडविल के कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देता है, हर साल नहीं देगा, हर साल फिर जो प्रॉफिट है इक्वल बांटा करेंगे, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब एक बार के लिए बुक निकालना, नेक्स्ट ईयर से सबको 20-20 हजार मिलेंगे। समझाने वाला पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब एक पैराग्राफ बुक से पढ़ रहे हैं फिर छुट्टी है। हमने कौन कौन से 5 केस पढ़े हैं जब गुडविल निकालनी पड़ती है, पहला, दूसरा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो आखिरी 4 केसेस है ना, इसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी आप अपने पार्टनरशिप फर्म में, देखो जी अब मैं आपको एक चीज सिंपल करता हूं, जनता जनार्दन को 8-9 मिनट की क्लास अभी पेंडिंग है, तो रिलैक्स होके पढ़ो। जैसे 15 मिनट पहले पढ़ रहे थे ना, ये मत सोचो 2-3 मिनट की पेंडिंग है। तो पहले मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया, डिस्क्लेमर का मतलब होता है चेतावनी तो नहीं, मतलब कि हाँ मैंने बता दिया 8-9 मिनट की क्लास पेंडिंग है, तो बैग पेन घड़ी ये वो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। जितना करोगे 2-2 मिनट बढ़ जाएंगे, इसलिए 8-9 मिनट शांति से मेरे साथ। पहला केस था सेल ऑफ बिजनेस, अगले 4 केसेस थे पार्टनरशिप के साथ जुड़े हुए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी बिजनेस में कुछ चेंज होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखो चेंजेस, रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखो चेंज, रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखो चेंज। आपकी बुक में भी होगा, है बुक या नहीं है। चेंज इन पार्टनरशिप फर्म किन तरीकों से हो सकती है, एडमिशन से। सोच के देखो बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट हुआ, 40-40 लाख कैपिटल थी, पहले 80 लाख से बिजनेस चल रहा था, अब 1 करोड़ 20 लाख से चलने लग जाएगा, गुडविल के पैसे फालतू आ जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंज हो गया ना। रिटायरमेंट हुआ, पहले पैसा ज्यादा लगा हुआ था, रिटायरिंग वाले को उसके पैसे दे दिए तो कम हो गया। किसी भी तरीके से बिजनेस में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम का क्वेश्चन, पहले ही मैंने ई लिखा हुआ है तो ई डालो पहले। रिकॉन्स्टिट्यूशन पहले ही पेपर में आया हुआ है, आपकी बुक में भी होगा टीएस गरेवाल वाली में से, उसके भी पहले ही पेज पे होगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब भी बिजनेस में कुछ चेंज आए। बिजनेस में चेंज कब आता है, 4 तरीकों से, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा हो, रिटायर हो रहा हो,
डेथ हो रही हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चार बोलो जल्दी से। पहला एडमिशन, दूसरा रिटायरमेंट, तीसरा चौथा चेंज इन पीएसआर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चेंज इन पीएसआर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां चारों तरीकों से बिजनेस में चेंज आता है। अकाउंट्स वाले कहते हैं यार हमें ना आसान शब्द नहीं पसंद है चेंज, हम इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब पढ़ के देखो, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन फॉर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब अगला वर्ड अंडरलाइन करना शुरू करो, एनी चेंज। करो जी करो। अब मैं अपनी मर्जी से नहीं करा रहा था, मैंने तो ये 50-100 बार पढ़ रखा है, इसलिए मुझे पता है कि ये लाइन आएगी। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स इन टू एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। कोई नया एग्रीमेंट जब आ रहा है तो वैसे पिछला खत्म हो जाएगा। जब एडमिशन हुई है पहले 2 बंदों का पार्टनरशिप डीड बनी होती है, अब 3 जनों की बनेगी। एंड न्यू, इसको अंडरलाइन करो, एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स। न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। आगे, द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन चेंज इन द रिलेशनशिप। कहते हैं अगर बिजनेस में चेंज हुआ है तो पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगा। इन सच अ केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यूज। देखना यहाँ पे बिजनेस, मेरे को बताओ चारों केसेस में क्या बिजनेस बंद किया था कि बिजनेस चल रहा था? ऑल्दो द फर्म कंटिन्यूज, फर्म का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस कंटिन्यू है। इट अमाउंट्स टू, करो अंडरलाइन, इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कह रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला पॉइंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे ट्यूशन में ये कौन सा पॉइंट था? चौथा। पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? चेंज इन पीएसआर। हमने इसको चौथा पॉइंट बोला है। नंबरिंग याद नहीं करनी है आपको, पेपर में भी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कोई भी नंबर पहले लिख सकते हो। तो कह रहे फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो थी 2:1। अब वो कह रहे हैं नए एग्रीमेंट के हिसाब से हमारी रेशियो होनी चाहिए 3:1। सेम है या चेंज कर दी? तो पेपर में क्वेश्चन आया था एक बार, क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है? कब पता चला? जब पीएसआर चेंज हो गई। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कौन कौन पार्टनर थे? एग्जांपल पढ़ना, चारू एंड दिनेश आर द पार्टनर्स। कहते हैं इक्वली है। 1 अप्रैल 2019 को दे डिसाइडेड सुधा, पहले 2 थे अब तीसरी आ गई। क्या बिजनेस में चेंज हुआ? पहले कितने थे अब कितने हुए? क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है? अगला रिटायरमेंट, पहले 3 थे अब 2 रह गई। डेथ वाले केस में एक केस और है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, एमलगामेशन ऑफ 2 फर्म, यानी कि टोटल 6 केस हो गए। पहला सेल ऑफ बिजनेस, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन में मैंने 4 पढ़ाए थे, 4 में से पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? एडमिशन। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एमलगामेशन। सर कौन सी मेशन? एमलगामेशन समझते हो? पेप्सी और कोक। कहते चल अब ना अपन मिल जाते हैं, सब्सटीट्यूट्स। हाँ, जैसे ही 2 बिजनेस आपस में, 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में जुड़ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं एमलगामेशन। एमलगामेशन का मतलब लिखो जुड़ना, अटैच होना, कंबाइंड होना। जैसे इधर देखो, पहले ए और बी की पार्टनरशिप फर्म थी, इधर देखना ए और बी की थी दुकान, उसके सामने सी और डी की दुकान थी। ए बी की दुकान थी, सी डी की दुकान थी, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। कहते काम करते हैं ना, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, उसका नाम रख लेंगे ए बी सी डी। सारे कस्टमर एक ही दुकान पे आएंगे। ये वाली पार्टनरशिप फर्म पुरानी खत्म, ए और बी की। सी और डी की पुरानी खत्म, नई कौन सी आई है? चारों के चारों खुश। इसको बोलते हैं एमलगामेशन। तो ये क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि पुराने बिजनेस बंद हो गए। डन। कल थ्योरी शुरू हो जाएगी, कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, तो नहीं